हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। अब बात करते हैं। अंग्रेजों ने कर्नाटक को हथिया लिया, हैदराबाद वगैरह पे उनका कब्जा है, फ्रेंच को हटा दिया। कंपटीशन जीरो है इन टर्म्स ऑफ दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच सबसे बड़ी उनके लिए चुनौती थी। बंगाल पे कब्जा करना, समुद्र के रास्तों का एक सुल्तान बनना कि समुद्री व्यापार हो सके, वो एक दूसरी चुनौती थी। इस चुनौती को बखूबी तरीके से ओवरकम करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर बहुत अच्छे से जमाई हिंदुस्तान में। सबसे बड़ी जो चुनौती थी ना, अभी तक जहां से हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी शुरू करी है इंडिया में, सबसे बड़ी जो चुनौती थी मुगल एम्परर से जूझना। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस क्या बोला जब इन्होंने शाह आलम टू को बैटल ऑफ बक्सर में अलायंस बनाकर, जबकि वो लड़ रहा था, उसको हरा दिया और दीवानी राइट्स उनसे ले लिए बॉब में। बॉब इज बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया कर्नाटक वॉर्स में। और अब जो है, अब बाहर की कोई पावर्स या फिर मुगल एम्परर, अब कोई सुल्तान हो, वो तो नहीं है अब चैलेंज। लेकिन हिंदुस्तान की एक कोने में जहां पर इनको ये लगा एक टेरिटरी जो कि सोना उगल सकती है हमारे लिए, हमारे बैटल ऑफ प्लासी जैसे खाली बैटल ऑफ प्लासी जैसी तिजोरियों को भरने का काम डबल स्पीड से कर सकती है, वो टेरिटरी थी मैसूर, लोकेटेड इन कर्नाटका। इनको अंदाजा भी नहीं था कि ये किससे भिड़ने जा रहे हैं। मैसूर पे कब्जा भले ही कर लेंगे बाद में, जब हम टॉपिक खत्म करेंगे हम देखेंगे कंक्लूजन में, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। मैसूर के बारे में इनके कान में भनक पड़ती कैसे है ये भी मैं बता देता हूं। मैसूर के सुल्तानों की, बाप बेटे की, हैदर अली और टीपू सुल्तान की दोस्ती थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, याद है एनसीईआरटी से। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को हराया ना, तो हराते हराते अब नजर गई मैसूर पर। तो देखते हैं मैसूर की कहानी। मैसूर इज लोकेटेड इन कर्नाटका। मैसूर की जो स्टेट है वो प्रोमिनेंस में आती है दक्षिण भारत की राजनीति में अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली। यानी कि यहां पर और भी राजा और भी लीडर्स वगैरह रहे हैं, लेकिन जितना मैसूर फेमस हुआ है इनकी अध्यक्षता में, इनकी छत्रछाया में, उतना कहीं पर भी नहीं हुआ। और इसका काबिल बेटा, होनार बेटा टीपू सुल्तान, जिसके बारे में कहना ही क्या, जिसके बहादुरी के किस्से इस प्रकार से कि जैसे अशोक के बारे में बोला जाता है कि बचपन में शेर के मुंह में हाथ डालकर दांत गिन लेता था, सेम कहानी आधुनिक भारत में, मॉडर्न इंडिया में इसके बारे में करी जाती है, टीपू सुल्तान के बारे में। इन्होंने एक बहुत अहम रोल प्ले करा कि ब्रिटिश एक्सपेंशन जो इंडिया में हो रही है उसके अगेंस्ट, क्योंकि ये दोनों अवेयर थे और ये आसपास के राजाओं को सिखाते थे कि देखो, ये जो धीरे धीरे करके गोरी चमड़ी वाले कब्जा जमाते जा रहे हैं ना भारत के फ्रंटियर्स पर, ये अच्छी चीज नहीं है। ये आने वाले तूफान के बुरे आसार हैं, बुरे संकेत हैं, हमें इससे बच के रहना चाहिए। जब बाप बेटों को पता लगा हमारी टेरिटरी पे कब्जा करने आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा अब तो नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान में तुम्हारी कहानियां बहुत सुनी है कि तुमने बंगाल पे कब्जा कर लिया, बॉम्बे पे कब्जा कर लिया, मद्रास पे कब्जा कर लिया, तुमने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को हरा दिया, लेकिन अब तुमने हमारे राज्य में दखल अंदाजी करने की कोशिश करी है, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। भले ही हार जाएंगे बाप बेटे, लेकिन चुनौती तो दी थी, बता तो दिया था कि टीपू सुल्तान में जो नाम सुल्तान है वो ऐसी सुल्तान नहीं है। गर्दन और इरादे भयंकर तरीके से मजबूत थे और चुनौती भी भरपूर तरीके से दी है। देखते हैं पूरी कहानी को। बिल्कुल निडर होकर इन्होंने इंग्लिश का सामना करा बाप बेटों ने 1761 में। ठीक है, ये जो हैदर अली था, ही बिकेम द डी फैक्टो रूलर ऑफ मैसूर। डी फैक्टो का मतलब ये होता है अनचैलेंजेबल, अनडिस्प्यूटेड। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा पावर जिसके पास हो उसके सामने कोई खड़ा ना हो सके, खड़े होने की हिम्मत ना करे। एंड ही ऑल्सो प्रूव टू बी द मोस्ट फॉर्मिडेबल एनिमी ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि सबसे ज्यादा चुनौती देने वाला, आराम से घोटे ना टेकने वाला, धूल चखाने के बाद मिट्टी के अंदर मुंह मारने वाला, मतलब मुंह दबा देने वाला, ऐसा एनिमी इनको पहली बार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखने को मिला मैसूर राजाओं की फॉर्म में, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान की फॉर्म में। पड़ती तो आपस में वैसे ही नहीं थी मैसूर की और इंग्लिश की, तो बातचीत का तो सिलसिला ही नहीं उठता। बातचीत का सिलसिला इसलिए नहीं उठता
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जानती थी गहरी दोस्ती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हैदर अली और टीपू सुल्तान की। तो यहां पर आपको कोई बातचीत या धीरे धीरे अटैक नहीं दिखेगा, डायरेक्टली टॉपिक जंप करेगा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर पर। इन्होंने कहा क्या टाइम वेस्ट करना, देख लेते हैं एक बारी कितना गूदा है बाप बेटों में। तो चलो सबसे पहले तो इसके कॉजेज समझते हैं। ब्रिटिशर्स कभी भी आपको पता ना बिना रणनीति के साथ तो कहीं नहीं घुसते थे, हमेशा हमेशा रीजन उनके पास होता था कोई ना कोई। तो इसकी कॉजेज क्या है, वाई फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, क्यों? एंग्लो का मतलब है दोस्तों इंग्लिश, एंड मैसूर का मतलब यहां पर बात हो रही है कर्नाटका के इस रीजन की जहां पर ये बाप बेटे हैदर अली एंड टीपू सुल्तान लड़ेंगे। तो ये एंग्लो मैसूर वॉर। हैदर अली की पावर ना मैसूर में बढ़ती चली जा रही थी और इसके गहरे ताल्लुक थे, गहरे संबंध थे किसके साथ? किसके साथ? फ्रेंच के साथ। और ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न बन गया। मराठास, निजाम और इंग्लिश जो थे ये एक ट्रिपल अलायंस के अंदर एंटर कर जाते हैं अगेंस्ट हैदर अली। ये समझाता हूं। 3 एक्सेस अलायंस आपको पहले भी युद्ध में देखने को मिल चुकी, तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहां पर बस कैरेक्टर्स डिफरेंट है, नाम डिफरेंट है। मराठास, निजाम और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने एनसीईआरटी में देखा था। ये बाद में भी आते हैं ना, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट भी, मतलब ये मिल जाते हैं बाद में। अब देखो जरा यहां पर ना, अगर आपको पूछा जाए ना, कभी मैंने आपको एनसीईआरटी में बताया था अर्पित, इन लोगों को बताया था मैंने, आप देखना उन लेक्चर्स को, कि इंग्लिश ना कामयाब कैसे हो पाए हैं यहां पर हिंदुस्तान में डेरा बनाने में, एकदम से चीज पॉसिबल कैसे हो पाई है। ये चीज पता है कैसे हो पाई है पॉसिबल? किसी के घर में अगर चोरी होती है ना, तो उस घर में कोई ना कोई पक्का विभीषण होता है, क्योंकि घर का बेदी लंका ढाए, या तो काम वाली या घर का ही कोई बंदा, ऐसा कोई हो। रेड मूवी देखी है? उसमें वही खबर देता है उसका बॉयफ्रेंड, वो जो जिसकी उसकी वो बंदी का, जिसकी शादी किसी और घर में परिवार में हो गई होती है। घर का बेदी लंका डालता है हमेशा हमेशा। परिवार में एक हरामजादा जो जरूर होता है जो कि पूरे कुल का नाम डुबा देता है। तो हमारे यहाँ जो है ना, अगर हम इसकी बात करें, हमारे लोग ही अपने नहीं है, पावर के भूखे हैं। मराठास, निजाम और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर इंग्लिश का साथ दे रहे हैं देखो, और हैदर अली के अगेंस्ट खड़े हो गए। ये जो एकता थी ना नेशनल मूवमेंट के टाइम पर, जो समझ में आई, भारत हिंदुस्तानी आदमी हिंदुस्तान का ही है, और आपस में सब हिंदुस्तानी, आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये चीज अगर यहां समझ में आ जाती ना, तो ये चीज नहीं होती। जबकि प्रमोट करते थे ये दोनों, पता है हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत बोलते थे इस बात को, लेकिन नहीं, इन्होंने हाथ मिलाया। और हैदराबाद का तो हमेशा से निजाम, चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी इतिहास में कहीं उसका जिक्र हो, मेडिवल इंडिया से लेकर मॉडर्न इंडिया तक, और इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो वो था मीर उस्मान अली खान, वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी, याद है मैंने आप सबको पोस्ट इंडिपेंडेंस में कराया था। हैदराबाद के निजाम हमेशा गद्दार थे, गद्दार हैं और गद्दार रहेंगे। गद्दारी का हमेशा नाम, अगर परचम लहराना हो गद्दारी का, झंडा लहराना हो अगर, तो हैदराबाद में जाओ और निजाम को देखो। और ये हैदर अली के अगेंस्ट एक अलायंस बना लेते हैं। लेकिन देखते हैं हम हैदर अली कितना टूटा इनके इरादों से, कोर्स ऑफ एक्शन क्या हुआ फिर उसके बाद जब अलायंस बन गया और हैदर अली के अगेंस्ट ये बन गया मराठास, निजाम एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वाली बात मैं दोस्तों इतना इसलिए डिटेल में बता रहा हूं, हर वॉर में कौन बंदा था, कौन लीडर था, कौन कमांडर था, किसके अगेंस्ट किसकी अलायंस बनी, कौन जीता कौन हारा, पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हुए सिर्फ ये चैप्टर ऐसा होता है जो आपके सामने एक चुनौती प्रोवाइड करता है। कहानी तो है इसमें, लेकिन कहानी इसमें रेस की मूवी की तरह है, दृश्यम की मूवी की तरह है, जिसको आप बीच में से नहीं देख सकते, आपको शुरू से मूवी देखनी पड़ेगी। और कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, दे दनादन मूवी की तरह, कि समझ में ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है होटल में। तो जो निजाम है, निजाम विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर जनरल जोसेफ स्मिथ, ठीक है, जोसेफ स्मिथ जनरल था, ठीक है, द निजाम विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर जनरल जोसेफ स्मिथ, इसने मैसूर को इन्वेड करा। यानी कि पहले आगे किसको, इन ट्रिपल अलायंस में से पहले आगे किसको बढ़ाया? निजाम को। और पीछे से सपोर्ट कौन दे रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बंदा, जनरल जोसेफ स्मिथ।
जैसे होता है ना कि मतलब सीक्रेट एजेंट्स ऐसे कहीं पर घुसते बिल्डिंग के अंदर तो वो इशारा करते हैं पहले तुम घुसो उस कमरे में जाओ। तो ऐसे ही इसको भेजा गया 1767 में ये घुसता है यहाँ पर। और ये घुसा, इसने सोचा हम तीनों तो मिल ही गए हैं, इतनी बड़ी पावर है हिंदुस्तान की इस टाइम पर, ये क्या कर लेंगे हमारा। और मतलब मराठास और निजाम तो ना पागल थे इंग्लिश की पावर के पीछे कि जब ये हमारे साथ है ना तो हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन हैदर अली ने इंग्लिश फोर्सेस को डिफीट कर दिया, और सिर्फ डिफीट नहीं, मैंगलोर जो उनके हाथ में था इसको कैप्चर कर लिया। 2 साल के बाद मार्च 1769 में हैदर अली ने मद्रास को भी अटैक करा। मद्रास आपको पता ना इनका वन ऑफ द साउथ इंडिया का गढ़ था, इनका पोर्ट का, ट्रेड का। और फिर हाँ, और इन्होंने फोर्स करा इंग्लिश को कि तुम बेटा हमारे साथ ट्रीटी साइन करोगे। 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली को मारने के पर्पज से गए थे, मैसूर पे कब्जा करने के पर्पज से गए थे। अपना एक पूरा का पूरा स्टेट गवा बैठे हैं, मैंगलोर पे कब्जा कर मारा, और हैदर अली की बात सुनकर ट्रीटी साइन करने पे मजबूर कर दिया इंग्लिश को। हैदर अली ने ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो ये अभी तक इतिहास रचते आ रहे थे यहां पर कार्नेटिक वॉर्स में, ये ट्रीटी साइन करवाते थे, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी ये वो वगैरह। अब इनकी मूछों का ताव खत्म हो गया था क्योंकि मूछें झड़ गई थी। लेकिन ये इंग्लिश इतनी आसानी से मान कैसे जाते थे। याद एक आइडियोलॉजी जो मैंने आपको समझाई थी, थोड़ी सी एनालिसिस करो अपनी स्ट्रॉन्ग। वॉर ट्रीटी वॉर, पहले युद्ध करते थे अर्पित ये, फिर ना कहते थे सॉरी 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 हम ट्रीटी कर लेंगे। फिर जब ये दोबारा देखते थे कि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो गई, दोबारा वॉर कर देते थे। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि इनकी रणनीति अर्पित ये रहती थी, जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़, आपको उस पेड़ को काटना है और आपके पास कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स और वो नहीं है, तो अर्पित आप क्या करो कि रोज जाओ उस रास्ते से गुजरो, दोस्तों के साथ खेलने मिलने के बहाने से जाओ, और इस पेड़ पे रोज एक कुल्हाड़ी मारो। 1 साल 2 साल 3 साल जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन एक कुल्हाड़ी इस पेड़ पर ऐसी लगेगी जब ये पेड़ पूरा का पूरा चटक कर जमीन पे गिरेगा। ये इनकी रणनीति रहती थी कि दुश्मन का मतलब ये पता क्या करते थे, देखो दे वर वेरी क्लेवर। हम साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन 8th क्लास में अभी हम लोग हैं, तो 8th क्लास में इतनी गहरी बातें अभी हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, सारे लोग समझने की कोशिश करो, अर्पित आप भी, कि देखो पहले वॉर करा, लेकिन उसके बाद ट्रीटी साइन करने के लिए मान गए, तो सामने वाले का ना कॉन्फिडेंस जीतने के लिए कि तू जीत गया है, लेकिन नजरों में अभी भी ना खोट है कि हम वापस जरूर आएंगे। इतनी आसानी से तुमने क्या सोचा कि तुमने ट्रीटी साइन करवा ली तो क्या हम हार गए हैं, हम मान जाएंगे, हम बाज आ गए हैं? नहीं, हम मोटी चमड़ी के ढीठ बेशरम है, ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था। तो साइन होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास। एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास किसके लिए ह्यूमिलेटिंग है इस टाइम पर? ब्रिटिशर्स के लिए। और कर्मा खेलता है जो इन्होंने कुछ साल पहले ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में जो ह्यूमिलेशन साइन करवाई थी फ्रेंच को। तो बस सेम कुदरत के नियम दौड़ रहे हैं इनके पीछे। एट द एंड ऑफ द वॉर ट्रीटी ऑफ मद्रास वॉज साइन बिटवीन हैदर अली एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों पार्टी जो थी उन्होंने एक दूसरे की जो टेरिटरीज कॉन्कर कर रखी थी। आपने एक कॉमन चीज देखी अभी तक अर्पित, कि हर ट्रीटी में एक ये वाली बात जरूर ले आते हैं क्लॉज, ये कि जो जो हमने टेरिटरीज कब्जा कर रखी है वो वापस कर दो, है ना। एंड दे प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर इन केस अगर इनके ऊपर फॉरेन अटैक होता है तो। देखते हैं इस प्रॉमिस को कितना निभाते हैं। इनका प्रॉमिस तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह मान लो, दिमाग में सिर्फ तुम्हारी, मैं तुम्हारी रहूंगी और किसी बंदे की तरफ नहीं देख सकती, सारे बंदे मेरे भाई हैं। टेम्पररी खुश करने वाली बातें। और ऐसे हरामजादे लोग सिर्फ ग्वालियर में मिल सकते हैं और कहीं नहीं। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, क्या कह रहे हो मयूर? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ये होता है, इसके कॉजेस क्या क्या हैं? इंग्लिश जो है, ये जो ट्रीटी साइन हुई, इन्होंने ना दोबारा चुल करी, इस ट्रीटी में चुल मचाई, क्या बोलकर, यार हम ना इस ट्रीटी को बैठकर एनालाइज कर रहे थे और हैदर अली से कहते हैं यार इस ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशन ठीक नहीं थी यार, नहीं 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 हमें पसंद नहीं है यार ये वाली चीज़। तो हैदर अली कहता है अबे ओ, सामने साइन हुई थी और तू हारा था, फिर भी हमें ये दो चीज़ें मानकर, तुम लोग हारे थे फिर भी ये चीज़ें मानकर के कॉन्गो टेरिटरी को वापस कर दिया जाए, और
फॉरेन अटैक से हम तुम्हें बचाएंगे, तुमने कहा था ये, और कॉन्कर टेरिटरी को वापस करने के बाद हम मान गए हैं। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इन्होंने ये जो टर्म्स एंड कंडीशन थी ना इस ट्रीटी में, इसको मानने से इनकार कर दिया थोड़े टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद। और इन्होंने हैदर अली की टेरिटरीज को, हैदर अली की टेरिटरीज ना अटैक हो गई थी एक बारी, मराठास ने ना एक अटैक कर दिया था इनके ऊपर 1771 में, 2 साल बाद। इस ट्रीटी का सेकंड क्लॉज क्या कहता था अर्पित? दे प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ एनी फॉरेन अटैक ऑन देम, है ना। अब फॉरेन अटैक यहां पर दोस्तों ऐसा मत समझना, मैं आप सभी से वाली बात कह रहा हूं। फॉरेन अटैक का मतलब जैद, मिसबा, शाइनी, यहां पर ये नहीं है कि यूके वाले, अमेरिका वाले अटैक कर देंगे। यानी कि आपको पता है ना, रियासतें बटी हुई थी इस टाइम तक सबकी अलग करेंसी, सबका अलग सिस्टम, सबका वो। तो यहां यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि मैसूर के लिए मराठास फॉरनर्स थे और मराठास के लिए मैसूर फॉरनर्स थे। मैसूर के लिए हैदराबाद फॉरनर है और हैदराबाद के लिए मैसूर और मराठा फॉरनर है ना। तो मराठास ने अटैक करा, और सेकंड क्लॉज क्या था इसका शाइनी, कि ये प्रॉमिस कर रहे थे कि हेल्प करेंगे एक दूसरे की, हम हेल्प करेंगे अगर तुम पे कोई भी अटैक हो जाता है तो, कोई भी अटैक हो जाता है तो। लेकिन हैदर अली को कोई मदद नहीं मिली ब्रिटिशर से। मैंने बोला था ना, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह ही। ब्रिटिश कैप्चर्ड अ फ्रेंच सेटलमेंट विद इन हैदर अलीज ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि हैदर अली की टेरिटोरियल पावर के अंदर एक जगह आती थी माहे, जो कि एक फ्रेंच सेटलमेंट थी। आज भी आप इसको मैप पे देखोगे आपको देखेगी ये। अब क्या हुआ, इन्होंने हैदर अली से पूछा भी नहीं इस पे कब्जा करने से पहले, और बोलते हैं उससे कि ये तो ना फ्रेंच सेटलमेंट थी इसलिए हमने कब्जा कर लिया, वो तो हमारे दुश्मन थे। प्लीज समझो ना बात को। लेकिन पीठ पीछे षड्यंत्र क्या चल रहा था, अब इस लाइन को सुनने की कोशिश करना। इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन अलायंस बाय हैदर अली विद निजाम एंड मराठास अगेंस्ट द इंग्लिश। हैदर अली कहता है दोस्तों, हम सारे ब्राउन चमड़ी वाले लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारा आपस में लड़ने का कोई मतलब नहीं है, ये सबको बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं। हम पे अगर अटैक हो गया ना, ये देखो, ये देखो मेरे हाथ में ये जो दस्तावेज है ना, ये ट्रीटी ऑफ मद्रास का दस्तावेज है। तुम लोग हिंदी अगर जानते हो, उर्दू जानते हो, जो भाषा जानते हो, इसको एक बार रीड करो जरा, या किसी से रीड कर पाओ। इन्होंने साफ साफ इसमें 2 बातें लिखी हुई हैं, और नीचे साइन करके लिखा हुआ है, मैं अपनी मां की कसम खाता हूं कि जब भी तुम पे फॉरेन अटैक हुआ तो तुम्हारी मदद करूंगा और कॉन्कर टेरिटरीज को वापस करना। जब ये मेरे सगे नहीं हुए तो तुम्हारे कैसे हो जाएंगे? तो अब मराठास को ये वाली बात समझ में आई कि हाँ यार, बोल तो ये सही रहे। तो जो पेशवा था उसने चर्चा करी हैदर अली के साथ, और निज़ाम ने बैठ कर ये चर्चा करी कि हाँ भाई, मदिरा पिया, लड़कियाँ नचाई रात को, और फिर चर्चा करी कि हाँ यार करना क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला आप सही बोल रहे हो हैदर अली भाई साहब। हैदर अली ने बोला मैं तुम पे कब्जा करने आ रहा हूँ निज़ाम, मैंने तुम्हारी बीवी पे गंदी निगाह से देखा कभी भी? भाभी जी की हमेशा मैं वैक्स टांगे देखता हूँ, मैं पूरा तो देखता ही नहीं उनको मैं। और मराठा से बोला हम कभी वहाँ पर आए हैं पिंगा कपौड़ी करने, तो तुम भी यहाँ पर नहीं आओगे तो हमारे बीच में किस बात की भिड़प? तो इसको समझ में आता, अच्छा सही कह रहे हो। और ये रातों रात मिलकर ना अब ये अलायंस बना लेते हैं। इस बारी 3 एक्सिस अलायंस में शामिल है हैदर अली, निज़ाम और मराठास। सिचुएशन तक ही पलट गया। बोला ना मैंने कि यहां पर आपको इस चैप्टर में कर्मा बहुत खेलते हुए दिखेगा। कुदरत का है कर्मा कि नहीं कर्मा? ये देखो, ये 3 एक्सिस अलायंस हमने एक यहां बनाई थी, एक यहां बनाई थी हमने। जब यहां पर कौन शामिल था? मराठास, निजाम और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहां पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर हैदर अली, दे स्टूड अगेंस्ट द इंग्लिश इन 1779। तो हुआ क्या इस अलायंस के बाद देखते हैं। 1781 की बात है। एक ब्रिटिश जनरल था सर आयर कूट, इसने हैदर अली को हरा दिया एट पोर्टोनोवो।
मैसूर फोर्सेस जो थी उनको एक और शिकस्त खानी पड़ी अंग्रेजी फोर्सेस के सामने एट सोलिंगर। हैदर अली इस टाइम पर सेना का मनोबल अच्छे से इसलिए नहीं बढ़ा सका, कैंसर से जूझ रहा था बेचारा इस वॉर के टाइम पर। इस रीजन की वजह से वॉर हार गया। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, यानी कि यहां पर ना एक अजीबोगरीब चीज है, बंदा जब अकेला होता है तो वो अलायंस को हरा देता है। यहां पर हैदर अली, पिछली बार हैदर अली ने इन 3 एक्सेस अलायंस को आराम से हरा दिया था, मराठास, निजाम और इंग्लिश की फोर्सेस को, जब वो अकेला था। इस बारी बल्कि उनका साथ है जो उनके दुश्मन थे, फिर भी हार गया, उसकी फोर्सेस फिर भी हार गई। लेकिन इसके पीछे रीजन था इसका कैंसर। लेकिन इसकी डेथ के बाद बेटा मोटिवेशन का परचम, मजबूत कंधे और मजबूत इरादे जो बाप ने बनाए थे उसको धूल में नहीं मिलने देता। नाम था बेटे का टीपू सुल्तान। इसने अपना युद्ध कंटिन्यू रखा अगेंस्ट द इंग्लिश। ये कहता कोई बात नहीं, इंसान, टीपू सुल्तान का ऐसा मानना था, इंसान अगर रेस दौड़ रहा है, वो लास्ट भी जा रहा है, लास्ट में दिख रहा है आपको, वो उसको हारा हुआ मत मानो, रेस खत्म तो होने दो। टीपू ने ना क्या करा, इसने कहा कि सेना का सबसे बड़ा मनोबल कौन होता है। इसके मंत्री ने कहा सर, जो सेना को लीड कर रहा होता है सेनापति। इसने कहा जो ब्रिटिश फोर्सेस है करेंटली उनका सेनापति कौन है। मंत्री ने कहा ब्रिगेडियर मैथ्यूज। कहता इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, उसकी बीवी को फोन लगाओ कि रात को तू शकीरा करने आएगी महल में, अगर नहीं आई तो ये गया। लेकिन इट वॉज अ सीरियस लॉस टू टीपू। यहां पर जो बात लिखी हुई है ना किसकी बात लिखी हुई है, सीरियस लॉस टू टीपू। नहीं, अरे मतलब वो तो चीज ठीक है, मैं वही बता रहा हूं, इसकी टोन वैसे ही है एक्चुअली। पिताजी की मृत्यु की बात हो रही है यहां पर एक्चुअली। हाँ ठीक है, पिताजी की मृत्यु, क्योंकि वो अब एकदम से ना, इसको आदत नहीं थी ना अभी सबको संभालने की, सत्ता वगैरह। अब ये पता है मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं यार, ये प्योरली ना कहानी है, इसमें कुछ नहीं। अगर हम रट्टा मारने बैठे फॉर एग्जाम्पल, हम भी कुछ ऐसा कर जाए तो हमारे ऊपर भी एनसीईआरटीज लिख जाएंगी। ये प्योरली कहानी, इनकी जिंदगी चल रही है बस ऐसे। अब वो इंटरेस्टिंग इतनी है तो हम क्या करें यार, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में साइन होती है। 7 मार्च 1784 की बात है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करी जाती है दोनों पार्टीज के द्वारा। कौन कौन, ब्रिटिशर्स एंड मैसूर। बोथ एग्री टू रिटर्न द कॉन्कॉर्ड टेरिटरीज। और जो भी इन्होंने कब्जा करे हुए लोग हैं वो घर के, बीवी जाती है क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स के पास, गवर्नर के पास, मेरे पति को छुड़वा लो। नहीं, वो जाती है मेरे पति को छुड़वा लो, तो वो कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम बेंगलोर की ट्रीटी साइन कर रहे हैं, तुम्हारे पति को बहुत घिसा गया 1 साल, अब कोई बात नहीं हम वापस करवाते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो था, वॉरेन हेस्टिंग्स सेव्ड द न्यूली स्टैब्लिश्ड ब्रिटिश डोमिनियन फ्रॉम द रेथ ऑफ पावरफुल एनिमीज लाइक मराठास एंड हैदर अली। इसने बचा लिया। यहां पर ये वाली बात क्यों लिखी हुई है, क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा ये वाली लाइन एकदम से नहीं आई है। इस लाइन का लिंक यहां से है कि जो ब्रिटिश जनरल था सर आयरीकूट, इसने हैदर अली और उसकी जो साथ जो अलायंसेस थी उनको हरा दिया था पोर्टोनोवो पे और सोलिंगर में। तो उसने बचा लिया एक्चुअली कि और जगह पर कब्जा हो सकता है, क्योंकि अगर ये तीनों जीत जाते ना, इनका मनोबल इतना हो जाता कि अब अंग्रेजों की सारी क्या नाम है इसका, मद्रास को कैप्चर कर लिया है, फिर बंगाल भी कर लो, फिर बॉम्बे को भी कर लो। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने इतनी मुश्किल से इतने सालों में जो टेरिटरीज कमाई गई थी उसको बचा लिया। ये लाइन ये कह रही है। और ये एनिमीज इसके पावरफुल बोले गए यहां पर राइटर के द्वारा। मराठास और हैदर अली को फालतू इंसान नहीं बताया गया है। अब यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स की तारीफ में एक लाइन लिखी हुई है, जैसे कि एनसीईआरटी में भी लिखी हुई थी ऐसी लाइन, लेकिन यहां पर एक यूनिक लाइन है। यहां पर ये बोला जा रहा है वॉरेन हेस्टिंग्स से ब्रिटिश मोनार्क इसलिए वो रहते थे क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स ना जबान बहुत चला पाता था लॉजिकल बेसिस पर। वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ जब भी कोई इल्जामात लगते थे ना,
पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने, तो वो पता है क्या कहता था? कहता है कि तुम लोग तो इतने बड़े बड़े मोनार्क हो, तुमने अपनी कॉलोनीज खो दी अमेरिका में, और मैंने तो इंडिया में कुछ भी नहीं खोया, हाथ से कुछ जाने ही नहीं दिया। जब इसको ये बोलते थे ना तुम इतने पैसे नहीं पहुंचवा रहे हो, ये नहीं पहुंचवा रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, तो ये बोलता था मैडम कॉलोनी चली गई, अब आ जाएगा उनसे पैसा, बताना जरा। तो वो जैसे इससे पूछ रहे हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटेन में पार्लियामेंट में बुलाकर कि तूने तो कुछ कमाया नहीं। उसने कहा कमाया नहीं तो खोने भी तो नहीं दिया, तुमने तो खो दी अमेरिका की कॉलोनीज। हाँ, ये ट्रेडिंग जानता था, ठीक है। इंस्टेड ही कंसोलिडेटेड ब्रिटिश पावर इन इंडिया, क्या था, बल्कि कंसोलिडेट करा मैंने। अब इसके कंसोलिडेशन के फेज को पहचानेंगे अगले लेक्चर में। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।